जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम बाल विकास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप जो परीक्षा देने वाले हैं शिक्षक वर्ग 3 की या फिर यूपी टेट सी टेट जितनी परीक्षा देते हैं सभी में बाल विकास पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं इसको अंतिम लास्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी हो परीक्षा में। तो ध्यान से समझना। थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन हम इसको काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बीच बीच में आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। चलिए, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया है और नहीं करा जल्दी से कर दीजिए। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इस अध्याय का नाम है पहला, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जो सब्जेक्ट है पहले थोड़ी सी इसमें समझ लीजिए। इसमें एक प्रकार से साइकोलॉजी दी है, यानी कि जो गर्भावस्था उससे लेकर की जो युवावस्था है वहाँ तक के जो बालक होते हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, किस प्रकार से उनकी शारीरिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इन तमाम तरह की जानकारियों को हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं बाल विकास में। तो जैसा परीक्षा में आपका आएगा तो ध्यान से सुनना और समझना, डायरेक्ट आपको याद रहेगा और परीक्षा में आपको पहले रिवीजन नहीं करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, आपने भी बहुत सारी स्टेज को पार किया होगा। जैसे कि आप प्रसव पूर्व अवस्था की बात करें, यानी कि जन्म से पहले की जो अवस्था होती है, यानी कि जब गर्भ में बच्चा होता है तब की बात करें। शैशव अवस्था यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, छोटा होता है 1 से 2 वर्ष का। बाल्य अवस्था की बात करें, बाल्य अवस्था आपने देखी 5, 6, 7 साल के जो बालक होते हैं बाल्य अवस्था में। किशोर अवस्था जो 15, 16 साल, 18 साल के लगभग होते हैं वो किशोर अवस्था होती है। युवा अवस्था 20, 22 के बाद लगभग युवा अवस्था होती है। और पौढ़ावस्था यानी कि देखिए, इसके बाद हम पौढ़ावस्था की बात करें 40 से ऊपर ले लीजिए या 30 से ऊपर, इसको पौढ़ावस्था की एज में रखेंगे। और वृद्धावस्था भी होती है। तो इन सभी स्टेज के बारे में, एज के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना और समझना। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है और सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाल विकास के क्वेश्चन हल करने में। देखिए दोस्तों, 30 नंबर का हमारा जितने भी सब्जेक्ट सभी 30-30 के आना है। और एक चीज़ और, आप बाल विकास को थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट ही करते हैं। बिल्कुल आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। जो 15 नंबर की पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी बाल विकास को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो सारे आपके जो पेडागोजी है अन्य सब्जेक्ट है उनमें भी काम आने वाले हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, यहाँ पे देखें कि बालकों की जो वृद्धि और विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इस अध्याय में हम अभी कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए, बालक होते हैं उनकी वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। बहुत से इसको सिमिलर समझ लेंगे। वृद्धि अलग होगा शारीरिक वृद्धि से, मान लीजिए जैसे कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जैसे बालक का कद बढ़ना है ना, जो भी शारीरिक वृद्धि होगी, शरीर का हष्टपुष्ट होना। और विकास यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसका जिसको हम स्किल कहते हैं एक तरीके से, वो हमारा विकास होगा। बालकों का मानसिक, सामवेगिक यानी कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, भाषा का, लैंग्वेज का विकास और सामाजिक विकास, इन सबको हम इस अध्याय में कंप्लीट समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको याद रखना है और सीधा परीक्षा में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों देखना, यहाँ पे विकास की अवधारणा की बात करें, विकास की अवधारणा को समझिए। एक चीज़ और, आपको जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसकी नोट्स की PDF इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के बाद आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और कुछ दोस्तों को बीच बीच में कमेंट्स भी रहता है कि सर आप इसको पेड दे रहे हैं या उसको दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो अन्य विषय की PDF बहुत मिनिमम रेट पर रखी हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा। नेगेटिविटी जितनी फैलाएंगे उतना मैं डीमोटिवेट होऊंगा, ठीक है। आप पॉजिटिविटी फैलाइए, मैं आपके लिए उतने ही मेहनत करने को रेडी हूँ, ठीक है। बहुत नाम मात्र के उस पर आपको रखा। चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, फिर बच्चे कमेंट्स करने लगते हैं सर बहुत ज़्यादा बीच में बातें हो गई हैं। ध्यान से देखिए, चूंकि समय कम है, बाकी ठीक है, जिसको जो करना है वो ठीक है, सोचना है, ठीक है। विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आया हुआ है, आपने सीटेट का दिया होगा या फिर अन्य एग्जाम। विकास आपसे पूछे विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास आप बताएंगे जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा जो भी मानव है, व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ उसमें अपने आप में डेवलप होते रहते हैं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इतना याद रखेंगे आप।
विकास की प्रक्रिया में बालक का क्या क्या डेवलप होता है, शारीरिक जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, क्रियात्मक यानी मोटर। क्रियात्मक का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा हो, बालक को वो छोटे जैसे पेन को सही से प्रॉपर नहीं पकड़ पाया तो यहाँ से पकड़ते होंगे, है ना, इस प्रकार से कुछ सही से प्रॉपर नहीं पकड़ पाते, तो जैसे जैसे उनका विकास होता जाता है वो धीरे धीरे पेन पेंसिल को अच्छे से पकड़ने लगते हैं। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव यानी कि उसमें जो भावात्मक व्यवहार है वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। भाषागत लैंग्वेज भी उनमें डेवलप होने लगती है। संवेगात्मक यानी इमोशनल अटैचमेंट भी, यानी किसी के सुख दुख से वो सुख और दुखी होने लगते हैं, तो उनमें एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे उनमें विकास होता है। सामाजिक सोशल विकास होता है। तो ये सारे विकास कितने में होते हैं, बालक जो होता है यानी कि हम और आप जो हैं इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो इनमें इस प्रकार के विकास होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास में या फिर जितनी भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उसमें हर विषय की पेडागोजी है, तो मनोवैज्ञानिक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा जरूर आएगा, तो ध्यान रखना। अरस्तु नाम याद रखिए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, या तो आंतरिक या बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या है, परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, उसी को विकास कहा है। किसने, अरस्तु ने कहा है। आंतरिक हो या बाह्य हो, जो व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है वो कुल मिलाकर क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि लाइक शेयर नहीं कर जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विकास के जो अभिलक्षण है इसके बारे में पढ़ते हैं। विकास के क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखना समझना। जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि जो विकास है, डेवलपमेंट है बालक का, वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ उसका विकास यानी हमेशा सीखता रहता है, तो विकास उसका हमेशा होगा। तो विकास के साथ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसको याद रखना, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसके वीडियो के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी बताऊंगा, तो उसमें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान से देखना। जो गर्भधारा से लेकर कहाँ तक चलता है विकास, मृत्यु पर्यंत, यानी जब से जन्म लिया है बालक गर्भ में है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास चलता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो विकासात्मक परिवर्तन है वो प्रायः कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, प्रगतिशील यानी कि कंटिन्यू चलने वाले होते हैं, नियमित होते हैं, ठीक है, रेगुलरली होते हैं। आगे हम बात करें जो विकास है किसी भी बालक का, वो बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी हो सकता है एक ही समय पर बालक का शरीर कद काठी से बढ़ रहा हो और उतना उसमें जो गुण है आप कहते हैं वो डेवलप भी हो रहा है, कोई स्किल भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि विकास का है देखिए फिजिकल भी हो सकता है उसका, मानसिक यानी मेंटली भी एक ही समय पे हो सकता है, इसलिए इसको बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कहा गया। तो ऐसा प्रश्न आए परीक्षा में कि विकास कैसा होता है, ऑप्शन आया आपके सामने बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, एक समय पर कई सारे परिवर्तन बालक में आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखना, देखिए अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में है बहुत तीव्र वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। जो बहुआयामी विकास है इसको लेकर ही बात है कि कुछ क्षेत्रों में बालक का विकास तीव्र हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं उसकी फिजिकल बॉडी में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है, मेंटली डेवलपमेंट, वो धीमी गति से स्लो हो रहा है। तो कुछ में तीव्र कुछ में स्लो भी हो सकता है। ठीक है, किसी किसी का ऐसा होता है मेंटली जो बुद्धि होती है बहुत तीव्र होने लगती है, लेकिन उसका कद काठी उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। देखिए विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक तक दोनों हो सकते हैं। अब परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा अक्सर पूछा गया है कि जो विकास है बालक का कैसा होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक या मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो आप याद रखेंगे मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक। इसका मतलब क्या है कि एक समय में जैसे बालक है आयु के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं उसकी एज भी बढ़ रही है और एज के साथ साथ उसका जो कद है वो भी बढ़ रहा है। तो आयु बढ़ने के साथ उसका कद बढ़ रहा है और इसमें हो सकता है कि कद बढ़ने के साथ उसकी जो बुद्धि है वो भी बढ़ रही हो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हो, तो एक साथ उसके बहुत सारे जो मल्टी डायमेंशनल जो विकास है वो हो सकते हैं। तो इसलिए विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, याद रखना। नैतिक मूल्यों का निर्माण एक समय पर हो सकता है, बालक कई सारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको सीख रहा हो और उसमें ग्रोथ हो रही हो, तो इन बातों को आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। देखिएगा दोस्तों, विकास के जो आयाम हैं यानी कि कौन कौन से विकास के आयाम हैं इसको देखते हैं हम। मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने विकास को विभिन्न अवस्था में बांटा है। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कौन कौन सी अवस्थाएं हैं।
बहुत सारी हमने अवस्थाएं देखी कि मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, है ना। देखिए हम वो जो है युवा अवस्था उसकी बात अलग कर रहे हैं, लेकिन विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, ठीक है। बहुत सारी हम उनको भी आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि युवा अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में और शिशुअवस्था में, इन सबको, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, मेंटली विकास। इसमें क्या क्या शारीरिक फिजिकल विकास, इसमें क्या क्या होता है आप देखते होंगे। ऊंचाई तीव्र गति से बढ़ गई या फिर कोई का कदकाठी छोटी रह गई, है ना। शारीरिक अनुपात में वृद्धि देखते होंगे, आपका हाथ पैर, यानी सब एक तरीके से, ऐसा नहीं एक हाथ बढ़ गया दूसरा छोटा रह गया, एक पैर बढ़ गया दूसरा, यानी कि सही अनुपात में होते हैं। जिस अनुपात में उसका मस्तिष्क होगा उसी अनुपात में उसके हाथ पैर होंगे, तो कुल मिलाकर ऐसा कॉम्बिनेशन रहे, है ना। ऐसा नहीं होता एक चीज़ बहुत बढ़ गया एक छोटा है, इत्यादि, जिनको देखा जा सकता है। शारीरिक विकास को आप सीधा देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, आपने अक्सर देखा है और आप इससे भली भांति परिचित हैं। दूसरा देखिए मानसिक विकास, जो मेंटली ग्रोथ होती है, इसके बारे में। इसका ग्रोथ कैसे होता है, कल्पना, जो बालक होते हैं वो अपने आप में इमेजिंग करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, स्मरण करना, है ना, कोई चीज़ को अच्छे से मेमोराइज करना, विचार करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, ठीक है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय आदि योग्यता की जो बालक में है जो विकास होता है, सारी एक कैसी है, मेंटल विकास है। किसी किसी में इमेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, आप में से ही बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी इमेजिंग पावर, यानी कि आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कुछ भी ऐसा स्मरण आपकी हो सकता है, मेमोरी पावर अच्छी हो, चिंतन शक्ति अच्छी हो आपकी, निरीक्षण, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। इन सभी यानी बहुत सारे आपके सामने मान के चलिए कोई समस्या प्रॉब्लम आ गई, आप उसका हो सकता है बहुत अच्छे से डील करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और क्विक डिसीजन जिसको कहते हैं, आदि जो योग्यता है वो कहाँ होंगी, मेंटल ग्रोथ के अंदर होती है, यानी कि सारी हमारी मानसिक विकास से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ जरूर आ रहा होगा दोस्तों, एक बार कमेंट्स कर देना कि आपको जो बाल विकास है उसकी क्लास कैसी लग रही है, और इसकी PDF एज अ टेस्ट मैं आपके लिए टेलीग्राम पर बिल्कुल निःशुल्क डाल दूंगा, तो देख लेना आप, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको याद रखना। पियाजे और जो ब्रूनर महोदय हैं, ठीक है, ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे इनका नाम बार बार आएगा चूँकि हमारे बाल विकास में पियाजे बहुत हैं, और ब्रूनर, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनको याद रखना, आपसे परीक्षा में से पूछ सकते हैं कि पियाजे और ब्रूनर के अनुसार इनमें से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है। तो ध्यान से देखना, इसमें पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सिंपल नाम याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं किसने दी हैं, पियाजे और ब्रूनर ने दी है। इनको हम डिटेल में आगे समझ लेंगे, लेकिन अभी इसको आप इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना नाम अकेले याद रख लेना अच्छे से, और रिवीजन के लिए मैं आपको PDF डाल दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। देखना यहाँ पे जो सांवेगिक विकास है इसको समझते हैं। सांवेगिक विकास क्या होता है, एक इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बालक में किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखना, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि अक्सर किसी किसी में व्यवहार, या हर किसी का व्यवहार अपना अलग अलग होता है, ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा। तो इस सारी जो चीज़ें होती हैं इनका भी अपने आप में एक विकास होता है बालक में, वो किस प्रकार, जैसे कि हम देखते हैं भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सारे गुण बालक में कैसे इमोशनली उसमें डेवलप होते हैं। जैसे कि भय एक इमोशन होता है, ठीक है, इसको संवैगिक विकास भी कहते हैं। किसी किसी में भय बहुत ज़्यादा होता है बालक में, किसी किसी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है ना। इस प्रकार से स्नेह, खुशी, जो कैसे भाव है अपने आप में जो बालक में डेवलपमेंट होते हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें इन भावों का या जो इमोशन है उनका विकास होता जाता है। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों के विकास भी होते हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, अभी हमने डिस्कस किया, वैसे वैसे उसमें इन भावों को और अच्छे से उसकी ग्रोथ होती जाती है। हो सकता है कि वो छोटे में बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो जान जाता है कि ये चीज़ डरने वाली नहीं है, या फिर उसको क्रोध समय के साथ कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं वो आयु जैसे जैसे बालक की बढ़ती जाती है उसमें ऐसा विकास होता जाता है। देखिए, जन्म से ही शिशु का जो सांवेगिक व्यवहार है वो आरंभ हो जाता है, यानी कि बालक जैसे ही जन्म लेगा तब से लेकर और यानी कि उसी समय से उसका जो इमोशनल या फिर इमोशन जिसको कहते हैं सांवेगिक भाव व्यवहार वो आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अब देखिए फैक्ट वाइज कुछ जानकारी देखते हैं।
थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 6 माह का जो शिशु होता है उसमें भय और क्रोध जो भाव हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। आप जैसे देखा हो किसी किसी से, जो छोटा बालक होता है बच्चा, वो डरने लगता है क्योंकि उसमें किसी के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। उसको एक क्रोध भी आने लगता है, किसी चीज़ आप उसको खिलौना छीन लेते हैं तो उसको क्रोध भी आ जाएगा। 1 वर्ष का बालक प्रेम और उल्लास, आपने कोई चीज़ ला के दी, उसे अच्छी लगी तो वो एकदम प्रफुल्लित हो उठता है, उल्लास से खुशी होकर झूमने लगता है, इस प्रकार से, यानी कि वो खुश हो जाता है एक तरीके से। तो उल्लास, प्रेम यानी कि वो समझने लगता है कि कौन मुझे प्रेम करता है कौन नहीं करता। 1 वर्ष का जो बालक शिशु होता है वो जानने लगता है, ठीक है। 1.5 वर्ष का जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो इससे यानी कि अपने आप से, एक कहते हैं ना, अपन 2 बालक होंगे तो आपने किसी एक को उठाएंगे, उसे प्रेम करेंगे तो दूसरा अपने आप इससे करने लगेगा। तो वो 1.5 वर्ष के में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। 2 वर्ष में, 2 वर्ष का जो बालक होता है उसमें प्रसन्नता, आनंद, क्रोध, घृणा, तो ये सारे भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और 3 वर्ष का जब बालक होता है तो लगभग उसमें सभी प्रकार के जितने भी इमोशन होते हैं, भाव होते हैं, वो सभी ऐसा मानते हैं कि उसमें विकास हो गया। उतने अच्छे लेवल पर विकास नहीं हो पाता इन भावों का, लेकिन वो सारे भाव कुल मिलाकर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। बस यहाँ से फैक्ट वाइज याद रखना, आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर, क्रियात्मक विकास के बारे में देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक विकास क्या होता है, जैसे कि व्यक्ति की कार्य करने की जो शक्तियाँ होती, पावर, क्षमताएं या फिर योग्यताएं, इनका विकास ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। यानी वो कोई क्रिया को करने में सक्षम हो पाता, उसको अच्छे से कर पाता। जैसे कि कोई जो बालक है अच्छे से चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है ना, बैठना, है ना, इस प्रकार की क्रियाएं कैसी कहलाती हैं, जो क्रिया है वो क्रियात्मक डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। जैसे कि आपने देखा होगा नवजात शिशु जो चलना बैठना है, इस प्रकार की जो क्रिया है उसको करने में कैसा असक्षम होता है, यानी उसको अक्षम होता है या असक्षम होता है, उसको अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे नवजात छोटा शिशु की बात करें, 2 से 4 महीने का हो सकता है, वो अच्छे से बैठ भी नहीं पाता हो, पर जैसे जैसे उसका आगे विकास होता जाता है और उसकी एज बढ़ती जाती है, उसमें जो क्रियात्मक डेवलपमेंट होता जाता है और अच्छे से बैठने लगता है, धीरे धीरे फिर घुटनों के बल चलने लगता है और फिर इस प्रकार से 1 से 1.5 से 2 वर्ष के लगभग वो अच्छे से चलना भी सीख जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो देखिए, जो जितनी तीव्र बुद्धि का बालक होता है उतने जल्दी ऐसा कहा जाता है कि बोलना चलना सीख जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगली इसकी हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग है हमारी यहाँ पे भाषाई विकास। अब बालक में देखिए भाषा का विकास किस प्रकार से होता है उसके विषय में बात करते हैं यहाँ पे, जिसको लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, भाषा होती क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने जो मन के भाव होते हैं, है ना, उसके मन में क्या चल रहा है, विचार को एक दूसरे के सामने रखता है। उसके जैसे उसको भूख लगी है तो वो अपने आप से किसी भाषा के द्वारा ही कहेगा मुझे रोटी चाहिए। हो सकता है छोटे में, देखिए रोटी ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन अट्टा, ऐसे प्रकार छोटे छोटे शब्द उसको सिखा दिए जाते हैं जो आसानी से उच्चारित करके समझा देता है, मुझे भूख लगी है, पानी पीना है, इस प्रकार से ना। एवं दूसरे के भावों, विचारों और भावनाओं को समझता है। देखिए, भाषा के माध्यम से आपने उससे कहा कि बेटा भूख लगी है, तो आपके शब्द समझ जाएगा और अपने जो सिर है वो हिला के या तो संकेत कर देगा, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो भाषाई विकास है वो बालक में डेवलपमेंट और धीरे धीरे उम्र के साथ होने लगता है और दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। अब यहाँ पे हम फैक्ट वाइज जानकारी बात करें कि 6 से 1 वर्ष के जो बीच में बालक होते हैं, बालक या बालिका दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 6 से 1 वर्ष के, वो कुछ शब्दों को समझना और बोलना सीख जाते हैं। आप उससे छोटे छोटे शब्द देखे होंगे अक्सर, पापा, मम्मी या मामा, है ना, इस प्रकार छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको अक्सर बोलना सीख जाता है। कब? 6 से 1 वर्ष का जो बालक होता है वो, ठीक है। ऐसा प्रश्न में आएगा। 3 वर्ष में क्या होता है, 3 वर्ष के बालक कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगते हैं। वाक्य यानी पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट बोलने लगते हैं। उतना प्रॉपर अच्छे से नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं वो काफ़ी अच्छे से भी बोल पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो सेंटेंस को आपको अच्छे से बता देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, आपको समझ में भी आ जाता है, लेकिन उतना ग्रामेटिकल शुद्ध नहीं होता है। लेकिन 15 से 16 वर्ष का जब बालक हो जाता है उसमें भाषा की काफ़ी समझ विकसित हो जाती है और कुल मिलाकर उसको अच्छा ज्ञान हो जाता है लैंग्वेज का। सबकी भाषा अलग अलग हो सकती हैं, जो जिस माहौल में रहेगा वो उसी भाषा को सीखता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ऐसे प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसलिए आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वीडियो के अंत में, यदि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो मैं आपके लिए इसी में ऑब्जेक्टिव को करा दूंगा, अन्यथा फिर मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
हम आगे बात करते हैं कि सामाजिक विकास की बात करें, जिसको सोशल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। देखिए बालक का जो सामाजिक विकास है समाज में रहकर और विभिन्न पहलू होते हैं उनको सीखने से होता है। समाज में देखिए तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, रीति रिवाज हो गए, उनमें चूँकि बालक रहता है आपस में तो उन चीज़ों को सीखता है और ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे कि चरित्र निर्माण हो गया, बालक का अच्छा चरित्र अच्छे समाज से ही बनता है, अच्छे परिवार से बनता है। व्यवहारिक गुणों का विकास, आपस में वो अच्छे व्यवहार करना कहाँ से सीखता है? समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से सीखता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला, अच्छा एक प्रश्न यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया, याद रखिएगा कि बालक जो होते हैं उसकी विकास यानी कि डेवलपमेंट जो ग्रोथ है उसकी प्रथम पाठशाला यानी पहला स्कूल किसे कहा गया है? परिवार को कहा गया है, क्योंकि बालक सबसे पहले जो कुछ सीखता है परिवार से और माता पिता, यानी परिवार में भी सबसे पहले माता पिता से सीखता है। सामाजिक विकास के अंदर बालक के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं और इन गुणों के माध्यम से वो काफ़ी कुछ सीखता है। ठीक है, जिस समाज में देखते होंगे कि जिस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं बालक उन्हीं को अनुसरण करता है और उन्हीं के जो आपस में सोसाइटी में या फिर जिस समाज में वो रह रहा है उसी धर्म को मानता है। ठीक है, ईसाई धर्म से है तो ईसाई को मानेगा, इस प्रकार से हिंदू धर्म से हिंदू को, और तमाम अन्य धर्म वाले जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस धर्म को बिलोंग करते हैं उसको बालक सीख जाता है, उसी प्रकार से पूजा पाठ करने लगता है। बालक देखिए बालक जो होता है समाज से ही अपना आदर्श चयन करता है, यानी कि आदर्श यानी कि उसका आइडल। आप देखते होंगे, आपने भी अपने समाज में देखा होगा, अपने रिश्तेदारों परिवार में, कि सबसे अच्छा ग्रोथ या सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन कौन है, तो हो सकता है आपने भी कुछ न कुछ उनको ज़रूर फॉलो किया होगा या उसको आदर्श बना लिया होगा अपना कि हमारा आइडल है, उसको सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बालक भी ऐसा करते हैं, समाज से ही अपना आदर्श को चयन करते हैं और तथा कुछ बनने की प्रेरणा भी उससे लेते हैं। जैसे कि आपकी समाज में या परिवार में कोई IPS IAS बन गया या फिर कोई अदर नौकरी में आ गया, तो जो बालक है बचपन से देखता है छोटे से, फिर उसको ही अपना आइडल मान के और उससे प्रेरणा लेकर सोचता है कि मैं भी इस नौकरी करूँगा। हो सकता है आप शिक्षक बन जाएं तो आपसे प्रेरित होकर आपके जो परिवार में भतीजे होंगे या जो भी भांजे होंगे या जो भी रिलेटिव होंगे, हो सकता है वो प्रेरित हों, तो वो आपको भी आइडल बना सकते हैं, बस शर्त है आप अपना काम ईमानदारी से करें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए जो विकास है इसकी विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज होती हैं, इसके विषय में जानते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है, जो CTET UP TET देखिए बाल विकास ऐसा विषय है जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीचिंग के सब्जेक्ट लगभग सभी में सिमिलर है, तो आपने यदि CTET REET या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी की है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो शैशव अवस्था है, ध्यान से देखना, इसका जो वर्ष है कब से कब तक माना जाता है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम शैशव अवस्था के अंदर रखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हम बहुत अंदर से जो कैटेगरी है उसको देख रहे हैं, बाकी हम ऊपर भी हम कैटेगरी को देखेंगे कि कौन से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। ठीक है, अब प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखिए बाल्यावस्था को भी बांट दिया है, तो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग की बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर रखेंगे। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को मध्य बाल्यावस्था यानी बीच की जो बाल्यावस्था उसमें रखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष की एज में रखेंगे, और जो पूर्व किशोर अवस्था है उसको 11 से 15 वर्ष, और किशोर अवस्था इसको 15 से 19 वर्ष, और जो वयस्क यानी कि युवा है उसको 18 वर्ष के बाद हम कह सकते हैं वो वयस्क हो गया। तो इन कैटेगरी को अच्छे से याद रखना, और मैं जैसे कि बता चुका हूँ रिवीजन के लिए इसकी PDF मैं आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे रॉस आ गए हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक आ जाएं थोड़ा सा उनको अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते हैं और विद्यार्थी गलत भी करते हैं। तो जो रॉस हैं, रॉस महोदय, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं। कौन कौन सी? पहली बताई इन्होंने शैशव अवस्था, इसको कहाँ से कहाँ तक रखा है इनने? 1 से 5 वर्ष की अवस्था तक। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी हमने जन्म से 2 वर्ष तक देखा। देखिए सामान्यतः ऐसा पूछे तो आप जन्म से 2 वर्ष तक बताएंगे, लेकिन रॉस के अनुसार पूछे तो इन्होंने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष तक डिवाइड करा है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, प्रौढ़ा यानी कि जिसको हम युवावस्था भी कहते हैं, या युवावस्था, वयस्क। तो रॉस महोदय ने इस प्रकार से इनको डिवाइड किया है। याद रखना दोस्तों, ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आता है। और
आप इसके एमसीक्यूज़ की जो है मैं आपको वीडियो के अंत में देखते हैं कि कितनी बड़ी वीडियो होती है, उसी अकॉर्डिंग हम, चूँकि आज फर्स्ट क्लास है बाल विकास की, तो हम इसमें चाहते हैं जल्दी भी हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, तो उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा काम करना होगा। आगे देखते हैं मानव विकास की जो अवस्था है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो कौन कौन सी होती हैं। जो मानव है उसमें देखिए विकास डेवलपमेंट होता है और उसकी बहुत सारी स्टेज होती हैं, उनकी अलग अलग जो विशेषताएं होती है वो हम देखते हैं। मानव का विकास विभिन्न अवस्थाओं यानी स्टेज से होकर गुजरता है। चूँकि एक मानव जो होता है आपने देखा होगा जन्म से लेकर बाल्यावस्था से युवा अवस्था से किशोर अवस्था तमाम अवस्थाओं से स्टेज से गुजरता है और तमाम तरह की उसमें विशेषताएं भी होती हैं। तो पहला ही देखते हैं गर्भ अवस्था। तो गर्भ अवस्था में देखिए इसकी जानकारी थोड़ी सी संक्षिप्त ले लीजिए कि 9 माह का देखिए गर्भ अवस्था कहाँ होती है, यानी जन्म से पूर्व जो बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है लगभग कितना 9 माह रहता है, उसको गर्भ अवस्था कहते हैं। इसके दिन में देखें तो लगभग 280 दिन का समय होता है और इसमें सबसे ज़्यादा विकास की गति तीव्र होती है। अब एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि सबसे ज़्यादा विकास की गति तीव्र किस अवस्था में होती है, तो आप बताएं गर्भ अवस्था में विकास जो है डेवलपमेंट वो सबसे तीव्र होता है। बालक मेंटली हो फिजिकली हो, कुल मिलाकर बालक बहुत जल्दी से उसकी जो शारीरिक या मानसिक गति है बहुत तीव्र होती है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है अक्सर परीक्षा में, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछा गया है। चलिए हम और अवस्थाओं को देखते हैं। अब यहाँ पे हम शैशव अवस्था की बात करें तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको हमने डिस्कस भी कर लिया है, इसको शैशव अवस्था के अंदर रखेंगे। जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो शैशव अवस्था के अंदर आएगा। इसमें देखिए निर्माण का काल जो बालक होता है उसको निर्माण का काल भी कहा जाता है शैशव अवस्था को। एक प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में अक्सर पूछा गया है कि निर्माण का काल किस अवस्था को कहा गया, तो शैशव अवस्था। इसमें बालक को क्या जो निर्माण होता है बालक जिस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होता है और वो तमाम तरह के उसमें बदलाव आते हैं, इसलिए इसको निर्माण यानी कुल मिलाकर उसका जो निर्माण हो रहा होता है उसी इसलिए शैशव अवस्था को निर्माण का बालक का निर्माण काल कहते हैं। इतना याद रखना है ना। अब जो फ्राइड महोदय हैं, फ्राइड नाम आ गया मनोवैज्ञानिक का, तो थोड़ा सा आपको और एक्टिव हो जाना है। इन्होंने क्या कहा है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, इसलिए शैशव अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। देखिए जो कुछ भी उसे बनना होता है वो कब बन जाता है, स्टार्टिंग के 5 वर्ष की जो एज है उसमें ही बन जाता है। ऐसा किसने कहा है, फ्राइड। ऐसा याद रखना है फ्रॉड, यानी कि जो कुछ होना होती है चाहे वो फ्रॉड हो जाए या ठीक, वो 5 वर्ष में ही बन जाता है। तो किसने कहा है, फ्रॉड जी ने कहा है। तो कैसे भी याद रख लीजिए फ्राइड नाम है दोस्तों, इनका नाम हमें नहीं खराब करना है। आगे अपरिपक्व और दूसरों पर निर्भर रहता है। शैशव अवस्था में जो बालक होता है हमने देखा है कि कैसा होता है, अपरिपक्व यानी कि उसमें परिपक्वता नहीं होती और दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे खाना खाना है, पानी पीना है या फिर वॉशरूम जाना है, तो इन तमाम तरह की क्रिया में स्वयं नहीं कर पाता, उसे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है, उसे सिर्फ सुख चाहिए। आप उसको थोड़ा भी परेशान कर देंगे तो वो बालक रोने लग जाएगा, तो उसका सुख यानी कि सुख की चाह ही उसका एकमात्र प्रेरक होता है। सिर्फ वो सुख ही होना यानी खुश होना चाहता है। आप कोई भी चीज़ ऐसी ला के दें वो आपसे बहुत जल्दी प्रेरित हो जाएगा, और खिलौने ला के दें तो उसको अच्छा लगे, वो खुश हो जाएगा। तो सुख की चाहत ही एकमात्र उसका प्रेरक होती है। जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है उस चीज़ को वो जल्दी उस एक्सेप्ट करता है। शारीरिक मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी शैशव अवस्था में बालक की बहुत होती है। शारीरिक आप देखते हैं उसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी डेवलप होती है, मानसिक मेंटली ग्रोथ भी बहुत तीव्र होती है। और इन सभी क्रियाओं की जो तीव्रता है वो कब होती है, शैशव अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बालक होता है अनुकरण द्वारा सीखता है। आपने देखा होगा जैसे कि आपने घर परिवार में जो बड़े जैसा व्यवहार करते हैं बोलते हैं तो बालक उसको सुन लेता है और उसी प्रकार से अनुकरण करने लगता है, यानी अनुकरण यानी उनको फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए इनको संक्षिप्त जो जानकारी है आपको याद रखना होगा कि किस बालक की एज में स्टेज में क्या क्या होता है और उसको क्या कहा जाता है। बाल्यावस्था की बात करें, 3 से जो 12 वर्ष की एज होती है उसको बाल्यावस्था के अंदर रखते हैं। तो इसको जीवन का अनोखा काल। अब एक प्रश्न यहाँ से ही परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस एज में बाल्यावस्था में यानी 3 से 12 वर्ष की जो एज है इसमें जो बालक होता है समूह के प्रति आस्था रखता है, यानी कि समूह ग्रुप में रहना पसंद करता है। उसमें सहयोग की भावना होती है, प्रेम सहानुभूति का भाव भी उसमें डेवलप हो जाता है। कब,
3 से 12 वर्ष की एज में जब बालक होता है, ठीक है। मानसिक योग्यता में भी उसकी वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो कुछ चीज़ों का अच्छे से एनालिसिस कर पाता है, समझ पाता है, डिसीजन ले पाता है ना। और उसमें जिज्ञासा की प्रबलता होती है, किसी भी चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा होती है। आपने देखा होगा रास्ते में जाते जाते छोटा बालक आपसे बार बार प्रश्न करता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो जानना चाहता है यहाँ पे जो पृथ्वी है, एनवायरनमेंट, इसमें है क्या जी, बहुत सारी, यानी कि वो जिज्ञासु रहता है जानने के लिए। और बाल्यावस्था में बालक सामूहिक खेलों के प्रति उसकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, यानी कि वो समूह में खेलना पसंद करता है ना। तो आपने भी ऐसा ज़रूर किया होगा। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप ढंग से पढ़ लें तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अन्य विषय में तो सभी विद्यार्थी स्कोर कर जाएंगे, लेकिन इस विषय में स्कोर सिर्फ जो अच्छे से पढ़ेगा वो ही कर पाएगा। चलिए वहाँ आगे बढ़ें। अब आगे देखिए किशोरावस्था। देखिए इसको ध्यान से समझना, इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी किशोरावस्था कहलाती है। एक प्रश्न ऐसा भी अक्सर पूछा गया है, जीवन का संधि काल किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था को जीवन का संधि काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक की या बालिका काम भावना के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो किशोर और किशोरी होती हैं इस एज में सजते संवरते ज़्यादा हैं, ठीक है। क्रीम पाउडर इसको कह सकते हैं कि ज़्यादा लगाते हैं कब, किशोर अवस्था की एज में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, यानी कि अच्छा क्यों दिखाना चाहते हैं किशोर और किशोरियाँ, क्योंकि वो जो विपरीत लिंग है उसको अपने आप में अट्रैक्शन या आकर्षित करने के लिए वो सजते संवरते हैं और अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। किस उम्र में? किशोर अवस्था में अक्सर आपने देखा होगा। और अब तो आप थोड़े से बड़े हो गए, तभी आप शिक्षक का पेपर देने वाले हैं, तो आप में से भी ऐसा किया होगा, है ना। जो किशोर अवस्था है इसको तनाव, तूफान और स्वप्न की अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तनाव, है ना। तनाव इसलिए तूफान है, तूफान भी खतरनाक ही होता है, इसलिए इसको भी तूफान से तुलना कर दी गई। स्वप्न यानी सपनों की दुनिया में वो बहुत ज़्यादा रहता है, सपने बहुत देखता है किशोर अवस्था में, ठीक है। वो देखिए, और अभिभावक यानी पेरेंट्स और शिक्षकों या फिर बड़ों के प्रति उसमें विरोध की भावना रहती है, विरोध की प्रवृत्ति रहती है। आपने उसे कुछ समझाया, वो हो सकता है कि आप उसको समझ नहीं आया, या फिर वो आपसे विरोध करने लगेगा उस चीज़ को लेकर, यानी कि आपके डिसीजन वो मानने तैयार नहीं होगा और अपने आप कुछ ना कोई एक्सक्यूज़ देगा, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है। हम और भी निकले हों उस एज से, और आपके भी जब छोटे भाई बहन हों इस एज में, तो उनको थोड़ा सा आप सहयोग जरूर करिएगा। देखिए किशोर अवस्था में इच्छाएं यदि पूरी ना हो तो वो पलायनवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। नहीं, देखिए बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, यदि वो पूरी ना हो पाए किसी कारणवश से, और उनको सही समय पर न देखा जाए, न गाइडेंस मिले, तो वो पलायनवादी हो जाते हैं। हो सकता है किसी गलत संगति की ओर आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए अपने जो परिवार है, भाई बहन है, उनके प्रति। भावनाओं में आकर अक्सर किशोर अवस्था में जो बालक हैं आत्महत्या जैसे भाव उनके मन में आने लगते हैं, और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे उलझन हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, भावनाओं में इतना उलझ गए हैं कि सुसाइड हो गया। तो इसलिए इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। काफ़ी बार प्रश्न ऐसा पूछा गया, तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा है, तो आप बताएंगे किशोर अवस्था। इसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत होते हैं। आपने देखा हो दाढ़ी मूंछें आना बालकों में, या फिर युवतियाँ होती हैं उनके, या फिर बालक, आवाज़ में भी परिवर्तन आना। तो इस प्रकार से आप जो शारीरिक परिवर्तन है वो उनमें देख सकते हैं कब, किशोर अवस्था में। इसको अत्यंत जटिल अवस्था भी कहा है। क्यों कहा है आप समझ गए, क्योंकि इसमें जो इमोशन होते हैं काफ़ी बदलते रहते हैं, ठीक है। और देखिए जब इसमें एक जो किशोर अवस्था है इसमें क्या होता है, जब इच्छाएं पूरी ना हो या फिर उनको सही गाइडेंस ना मिल पाए, तो जो बालक या बालिकाएं होते हैं वो नशा या अपराध की ओर उनको जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, और यहाँ से प्रश्न तो आपके परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में कमेंट्स करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे पोस्टर लगा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। MP वर्ग 3 के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ परीक्षा ऐप्स पे जाकर आप लगा सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और 299 की जो टेस्ट सीरीज़ है, यदि आप उदय 50 करके कोड यूज़ करेंगे तो आपको सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा। 149 रुपये में आप टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लेंगे। एग्जाम से पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगा लेना, जिससे कि आपको नर्वसनेस और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करने में फ़ायदा हो पाए। तो ऐप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से देख लेना। अब चलिए हम यहाँ पर सीधा टॉपिक पर ही आते हैं
देखिए यहाँ पे अगली जो एज है, स्टेज है, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पौढ़ावस्था है इसके विषय में जानते हैं, इसके विषय में जानकारी देखिए। इसको व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। पौढ़ावस्था यानी कि वयस्क जब हो गए होते हैं, आप कुल मिलाकर इसको ऐसा मान सकते हैं कि जिस एज में विवाह हो जाता है उस एज को आप पौढ़ावस्था है, जिसको वयस्क अवस्था भी कहते हैं। इसलिए इसको व्यवहारिक जीवन की अवस्था भी कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पूछा भी जाता है अक्सर कि व्यवहारिक जीवन की अवस्था कैसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे इसको पौढ़ावस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कल्पना है, जैसे किशोर अवस्था में जो कल्पनाएं थी या फिर जिसको स्वप्न देख रहे थे, वो कल्पना रहकर वास्तविक जीवन से जो बालक होता है वो अंतःक्रिया करने लगता है, यानी कि रियलिटी जो है जीवन का उसमें वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रतिभाएं उभर कर आती इसी एज में आती हैं, जो वयस्क अवस्था है इसमें जो भी उसमें स्किल होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आती है, क्योंकि वो फोकस हो जाता है अपने काम के प्रति। ठीक है, संघर्ष और समस्याओं का सामना भी इस एज में उसे करना पड़ता है। बहुत सारी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन इसी में उनको सॉल्व करते करते उसका जो निखार है, यानी कि जो ऑल ओवर हम कह सकते हैं जीवन का पर्पस है, वो अच्छे से समझ जाता है, बहुत समझदार हो गया होता है अब तक। विभिन्न उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है ना, हो सकता है कि बहुत सारे रिश्तेदारी नाते से जुड़ जाता है, तो उन सभी को निर्वाह करना पड़ता है। किसी को ऐसा नहीं कि छोड़ पाए या फिर किसी को जहाँ जाना है इसमें उसमें नहीं जाना है, तो तमाम तरह के उत्तरदायित्व जो है उसको उसे करना ही होता है। ठीक है, यानी कि उसमें वो जुड़ जाता है। सबसे अधिक जो विकास होता है बालक का इसी अवस्था में होता है, यानी कि वयस्क अवस्था में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, और बिल्कुल फैक्ट वाइज जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि आपको सामने बिठाकर स्टोरी सुना रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जो मेन प्रश्न है हाईलाइटेड वो मैं आपके लिए बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा MCQs की भी प्रैक्टिस की है पहले से अभी तक, अभी भी बिल्कुल पढ़ता हूँ, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों पढ़ाई के प्रति। ठीक है, बाकी अदर चीज़ में हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैं आपको हाईलाइटेड, आप बिल्कुल प्रश्न ऐसा देख सकते हैं, आपको जो MCQs है वो मिलेंगे, तो देखना उसमें ऐसे प्रश्न जरूर आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था यानी कि जो हमारी जीवन है उसके अंतिम जो स्टेज होती है उसको हम वृद्धावस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वृद्धावस्था की देखिए सबसे मेन आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था जैसी होती है ना, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील कह सकते हैं वो हमारी वृद्धावस्था होती है। जैसे कि बालक को जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, उसी प्रकार से आपके घर में भी जो दादा दादी या फिर मम्मी पापा होंगे जो थोड़े से एज पे आ गए हैं, 50-60 के करीब पहुंच गए हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, क्योंकि वो एज बहुत सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप भी। प्रश्न यहाँ से कैसा आएगा कि बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, तो आप बताएंगे वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं वो समाप्त होने की ओर होते हैं, उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है, घर परिवार को चलाने की तमाम तरह की जिम्मेदारियों से इस एज में आकर मुक्त हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं, फिर जो वृद्धावस्था है उसमें मनुष्य का जो ध्यान है आध्यात्मिक चिंतन की ओर आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक आपने देखा होगा भक्ति, अक्सर आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि जो प्रवचन है या फिर कथा है वो टीवी के माध्यम से आपके घर के दादा दादी देखते होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब कहीं ना कहीं भगवान की ओर हो जाता है। शारीरिक क्षमता इसमें कम हो जाती है, यानी पूरी जो बॉडी है वो कमज़ोर हो जाती है। अब देखते हो जब देखिए युवावस्था में जिस प्रकार से बॉडी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धावस्था आते आते कमज़ोर हो गई होती है। स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। सुनना, किसी किसी को सुनना भी कम हो जाता है, और चलना भागना यानी कि ये भी बहुत कम हो जाता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं वृद्धावस्था में, जैसे कि तनाव, स्ट्रेस हो जाता है, रक्तचाप, BP, नींद ना आना और तमाम तरह की परेशानियां वृद्धावस्था में आते आते लग जाती हैं। तो दोस्तों आपको अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखरेख जरूर करना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जो वृद्धि एवं विकास है इसको समझते हैं। वृद्धि और विकास, इसका अर्थ जानते हैं। देखिए वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसा भी समझते होंगे वृद्धि या विकास दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने इसमें कुछ अंतर बताया है,
कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे सोरेनसन नाम आ गया मनोवैज्ञानिक का। तो देखिएगा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बोलते बोलते गला सूख जाता है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। सोरेनसन की बात करें जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अभिवृद्धि और जो विकास है इसके विषय में अंतर बताया। वो क्या है, देखिए सोरेनसन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके जो अंग हैं उसके भार यानी कि वजन और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का अर्थ समझ गए आप, यानी कि कोई अंग है आपका, उसका वजन बढ़ रहा है या फिर उसका आकार बढ़ रहा है तो उसको आप अभिवृद्धि कह सकते हैं कि इसमें शरीर में अभिवृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन विकास जो है ना, विकास डेवलपमेंट, इसमें ही अभिवृद्धि अंदर शामिल हो जाती है। विकास में अभिवृद्धि का भाव शामिल है। आप कहें कि बालक का विकास हो रहा है तो उसमें अभिवृद्धि स्वतः ही शामिल कर ली जाएगी, क्योंकि जो विकास उसके अंदर ही अभिवृद्धि आ जाएगी। देखिए विकास अलग होता है। विकास अलग कैसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ गुण डेवलप हो रहे हैं, है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है, मेंटली उसकी पावर बढ़ रही है, यानी कि वो सोचने समझने की, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है। वो उसका कोई स्किल है, वो सीख रहा है, वो है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि हो सकता है आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली, कार चलाना सीख रहे हो, तो कार चलाना भी सीख गए तो आपका वो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है आपका, है ना। तो इस प्रकार हो सकता है आप हवाई जहाज चलाना सीख गए हो, तो वो सारी कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा होगा कि विकास स्किल है, अभिवृद्धि आपका जो शारीरिक जो परिवर्तन है वो अभिवृद्धि है। जैसे कि यहाँ से समझिए हड्डियाँ आकार में बढ़ रही हैं, तो आकार में बढ़ रही हैं यानी कि उसमें अभिवृद्धि हो रही है, लेकिन वो मजबूत हो रही है बढ़ने के साथ साथ, मजबूत यानी कि उसमें गुण आ रहा है, वो विकास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मजबूत होना यानी कि उसमें क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इस प्रकार से सोरेनसन जी ने क्या समझाया है कि हड्डियों के एग्जाम्पल से अभिवृद्धि और विकास को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे जो हरलॉक महोदय हैं, इन्होंने किस प्रकार से उसको समझा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर कब तक जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। जो विकास है, ग्रोथ है, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस कैसी, बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम यानी सीक्वेंस में चलती रहती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है ना। ये बात किसने कही है, हरलॉक महोदय जी ने कही है। देखिए जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको याद रखना, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एक क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उस मेहनत के बदले बस मैं आपसे मोटिवेशन के लिए लाइक करने के लिए बोलता हूँ, जल्दी से लाइक कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके विषय में जानते हैं, जो वृद्धि और विकास यानी डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी भी कहा जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जितने उच्च बुद्धि के या फिर माता पिता की बुद्धि अच्छी होती है तो उनके बच्चे भी उच्च बुद्धि के होते हैं, या फिर जैसे शारीरिक हष्टपुष्ट माता पिता हैं तो उनका बालक भी शारीरिक हष्टपुष्ट वाला होगा। तो कहीं ना कहीं जो जेनेटिक फैक्टर है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। वातावरण जिस प्रकार का बालक के लिए माहौल देंगे आप, उसी प्रकार से बालक अपना ग्रोथ है वो कर पाएगा। जैसे कि किसी बात करें कि परिवार में सब पढ़े लिखे लोग हैं तो जो बालक है उसी प्रकार से चीज़ों को सीखेगा। उसमें आपको यानी कि उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, और किसी को ख़राब एनवायरनमेंट मिल गया जिस घर में लड़ाई झगड़े और नशे इत्यादि में संलिप्त हों तो वो उसी प्रकार के वातावरण में आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं। बुद्धि की बात करें, बुद्धि किस प्रकार से विकास में प्रभावित करता है। जो देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक शीघ्र बोलने और चलने लगते हैं, है ना। जो बालक बहुत जल्दी बोलने और सीखने लग जाता है बालक बालिका, वो उच्च बुद्धि के कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। प्रतिभाशाली की बात करें, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो 11 माह में चलने लग जाते हैं, और सामान्य बुद्धि के 16 माह में, और मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो 24 माह में बोलना सीखते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, फैक्ट वाइज जानकारी है, ऐसा परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर, बुद्धि भी क्या करती है, जो बालक है उसके विकास डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। अब बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि बॉडी में बहुत सारी अंदर ग्रंथि पाई जाती हैं जो उसके
शारीरिक और मेंटल जो भी डेवलपमेंट उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित रस होता है कौन सा होता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, ग्रंथि पूछे तो एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका क्या काम होता है कि बालक के कद को प्रभावित कर देता है। यदि जो शरीर है उसमें थायरॉक्सिन जो रस है स्रावित नहीं हो रहा, एड्रिनल ग्रंथि से होता है, तो आपने देखा होगा कि शरीर बौना रह जाता है किसी किसी का। तो उसमें इस जो थायरॉक्सिन रस है वो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। आगे बात करें कि अच्छा पोषण बालक को मिलना चाहिए, आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट में अच्छा पोषण, पौष्टिक खाना होना चाहिए जो उसको अच्छे से मेंटली फिजिकली ग्रोथ दे सके। वायु प्रकाश का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आजकल हमने देखा होगा कि बहुत से लोग विटामिन डी की पूर्ति के लिए धूप सेकते हैं, स्वच्छ वायु चाहिए हर किसी को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर मेंटली और फिजिकली दोनों इफेक्ट डालते हैं। अब चलिए दोस्तों, इस अध्याय का हम अंतिम जो हेडिंग है उसकी ओर बढ़ते हैं। अधिगम की बात करें, अधिगम जिसको इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, सीखना जो जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। देख, सीखने की जो क्रिया होती है लर्निंग की कभी समाप्त नहीं होती। जब तक आप जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। आप रिश्तेदारों से, आपस में किसी भाई से, बहन से, घर में कहीं ना कहीं टीवी से, सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। अब जो गेट्स महोदय हैं इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना, यानी कि अनुभव हो गया उसके द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अधिगम है, सीखना है। आपको अनुभव हुआ और अपने व्यवहार में आपने चेंज ला दिया, तो ये अधिगम है। किसने कहा है, गेट्स ने कहा है। तो याद रखना ये बात किसने कही है, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्चन है। तो दोस्तों जो परिभाषा दी है जिन महोदय ने उनको नाम याद रख लेना, सीधा प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। अब देख लीजिए थोड़ी सी एक जानकारी जल्दी से। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो मैं इसके MCQs की आपके जो है लगभग यहाँ पे 75 MCQs हैं इसमें, तो उसमें और ज़्यादा इतना ही समय लग जाएगा। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, उसके MCQs की जो PDF है वो और इस जो नोट्स है फर्स्ट अध्याय की इसकी PDF, तो दोनों मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, तो आपको इवनिंग तक मिल जाएगी। ठीक है, अब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को, उदय राजपूत एकेडमी हमारा जो चैनल है और साइड में लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप कमेंट्स करके बताना इस वीडियो में आपको क्या कुछ अच्छा लगा और आपको कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है मेरे द्वारा, तो कमेंट्स में बताना कि और क्या अच्छा हो सकता है। लाइक शेयर कर देना, आपने कर दिया होगा। अब बाकी आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, बाकी बहुत सारी बातें हैं वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।